जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो शायद वो परेशानी ही लेकर के आता है ना। व्हाट इज अ होमियो ऑर्थो हीलिंग? इतनी देर से मैं बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर मंजू ने भी बताया। जो मेरी डेफिनेशन समझने का एक तरीका है, इट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थो डिजीज बाय होम्योपैथिक मेडिकेशन विद प्रॉपर, एक प्रॉपर शब्द जरूर जोड़ना है, विद प्रॉपर मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एड्स टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ डिसेबिलिटी। अब पेन है, डिसेबिलिटी है, उसको कम करना है। कैसे कम? हमने दवा दी, थोड़ी देर उसको आराम मिलेगा, लेकिन मेंटेनेंस कैसे रहेगा? तो कॉज मेंटेनेंस कैसे करेंगे? जैसे बच्चा इसमें दिख रहा है, बहुत पुराना केस हमारा है और ये मेरे लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ था। मल्टीपल जॉइंट्स इसके पेनफुल थे, मल्टीपल जॉइंट्स इनके डिफॉर्म थे। मेरे पास तब आया जब बहुतों का इलाज कर चुका था, लेकिन मेरे पास आने के बाद जो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं इसमें, जो मुझे सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं, जो डिफॉर्मिटी करेक्शन के साथ में यहाँ पे आ रही है, that's a rule of a homeo ortho healing with a musical smile. मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है एंड सुपर स्पेशलाइज्ड होम्योपैथी इज अ नीड ऑफ प्रेजेंट डेज। हम सबको अपने काम में कुछ ऐसा करना चाहिए और उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत से दर्द के कारण हो सकते हैं, मेटाबॉलिक हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, पोस्चर हो सकता है, इंजरी का हो सकता है, बहुत सी डिजीज हो सकती हैं, ज्वाइंट पेन की हो सकती हैं। सबको दूर करने के लिए एक उपाय, the homeo ortho healing with the homeopathic medicine and management rehabilitation aid। कुछ नया करने के लिए प्लानिंग होती है। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर ममता पंकज, जिनका बहुत सहारा मेरे साथ है, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस को मेरे साथ इन्वॉल्व करके रिसर्च में वर्क किया, द रिहेबिलिटेशन to rehabilitate the patient from his pain and discomfort, establishment of an alternative system of treatment for the orthopedic diseases, generating awareness against job oriented complaints। मैं आज भी अवेयरनेस जो है सबको बता रहा हूं कि किस तरह से हमें इस तरह की कंप्लेंट्स को कम करना है, जिसमें डिफॉर्मिटीज होंगी, लोअर लिम्ब की होंगी, नी की होंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस बहुत कॉमन है। ये कह सकते हैं कि भाई दर्द हो रहा है तो गठिया हो, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो गठिया नहीं है, वो जॉइंट डिफॉर्मिटी के साथ पेन आ रहा है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मिडिल एज, ओल्ड एज में जिन पर्सन के साथ ये जॉइंट डिसीज आ रही हैं, और छोटे बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं है, पैदाइशी ही कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जिसमें डिफॉर्मिटी लेके आते हैं, सीटी, कॉन्जेनाइटल टेलिपस एक्यूनोवायरस, पोलियोमाइलाइटिस, मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स, लॉट्स ऑफ कॉन्जेनाइटल एनोमलिटीज, जो कि मैं अपनी क्लिनिक में कॉजेज बहुत सारे हैं, इंजरी ऑफ ट्रॉमा, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर, बहुत सारी चीजों को लेके हम करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ओवर स्ट्रेन, स्पाइनल इंजरी, मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा कॉज है। मेंटल स्ट्रेस आपके बैकएक का इतना बड़ा कॉज है जिसको कि अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा कमर दर्द भी ठीक हो सकता है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको कि हम डिस्क, दर्द, नर्व पेन, इन सब पे लेके चले जाते हैं। आई वॉन्ट टू वॉक नॉर्मली, प्लीज हेल्प। डिफॉर्मिटीज के साथ हम कैसे चलेंगे, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे लेडी हो, चाहे जेंट्स हो। और इस उम्र में आके ये तो जरूरी है कि कुछ तो तजुर्बा जो है अपने आप नजर आता है, और कुछ जो है उम्र की दस्तक भी नजर आती है, वो तो आनी आनी। मिडिल एज के बाद दस्तक शुरू हो जाएगी, अब उसको मेंटेन कैसे करेंगे, दैट्स द आर्ट ऑफ होम्यो ऑर्थो हीलिंग। आज टॉपिक ये नहीं है, लेकिन ये टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह की डिफॉर्मिटीज ज्वाइंट पेन के साथ आ रही, ये बच्चे चल रहे हैं तो आसानी से तो नहीं चल रहा, हमेशा पेन के साथ चलते हैं। अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मेरे दर्द हो रहा है, मुंह बनाते हैं, लेके चलो तो बैठ जाते हैं, फिर डांट खाते हैं, फिर जब समझ में आता है कि डॉक्टर को दिखाएं, तो इन डिफॉर्मिटीज के साथ अगर हम खुद को चला के देखें तो शायद हम चल नहीं पाएंगे। लेकिन जब ये बच्चे चलते हैं तो ये मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, और एक सिस्टमिक बोन डिसऑर्डर है जिसमें वेरियस इटियोलॉजी इंक्लूडिंग होती हैं, और सबसे बड़ा कारण होता है डाइटरी इम्बैलेंस एंड हार्मोनल टॉक्सिक। अच्छा खाओगे तो अच्छे रहोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे। मेरा अंदाज थोड़ा सा अलग है डॉक्टर, बहुत सिंपल शब्दों में हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर नहीं है सुन रहे हैं, तो एक आम भाषा में जैसे मैं क्लिनिक में बात करता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ मुझे बोलना है, डायरेक्शन थोड़ी देर के बाद आपका होगा। तो इसमें कुछ मैं बोलता हूँ तो उसको बड़े गौर से सुनिएगा। तो
एक ही बच्चा है, देखिए वही बच्चा जो मैं दिखा रहा था, लॉट्स ऑफ एनॉमलिटीज, डिस्टर्बेंस एंड डिफॉर्मिटीज, एंड हाउ कैन यू, कैसे चल रहा है ये बेचारा, लेकिन चल रहा है, दौड़ रहा है। एक ये बच्चा है जिसके दोनों पैर टेढ़े हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा भी चल रहा है। और एक शायद ये बच्चा है जिसके दोनों पैर बाहर हैं, बहुत ही छोटा है, चल ये भी रहा है लेकिन रोता हुआ, चिल्लाता हुआ चल रहा है। कुछ और बड़े बच्चे होते हैं जिनके घुटने आपस में लड़ रहे हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो घुटने लड़ने लगते हैं, फिर उनके जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं, वो डांटते हैं कि तुम ठीक से चलो, ठीक से चलो, गलती उसकी है ही। इतनी जबरदस्त डिफॉर्मिटीज के साथ बच्चे हमारे पास आते हैं, और जब ये बच्चे ठीक होते हैं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, और हमको बहुत सुकून देके जाते हैं। थोड़ा सा चेंज करता हूँ, टॉपिक कुछ नहीं है, टॉपिक सिर्फ ज्वाइंट पेन है, और इसमें बहुत सारे ज्वाइंट, एक ही पेशेंट के इतने सारे ज्वाइंट, और उन ज्वाइंट में बिना दवा के कैसे हम मैनेजमेंट करें। बहुत पुराना केस है मेरा, अगर हम इसको देखते हैं, डॉक्टर मंजू हम जिससे बोल रहे हैं तो वीडियोस में लेट आ रहे हैं कि तुरंत नजर आ रहे हैं? ऑन टाइम आ रहा है, कोई ऑन टाइम, प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, हाँ जी, थैंक हाँ यू। जी। या बहुत ही कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आज का टॉपिक कुछ इससे भी रिलेटेड है, क्योंकि कई डॉक्टर्स ने मुझे फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या करते हैं, दवाएं तो हम भी देते हैं, लेकिन पेशेंट्स को फायदा होता है, वो कहते हैं कि मुझे फायदा है, ऐसी कौन सी दवा आप देते हैं? तो दवा वही देता हूँ जो आप देते हो, क्योंकि दवा तो वही है, सिम्टम वही है, बट हाउ टू मैनेज दैट। एक ही पेशेंट हमारे पास कई साल पहले आए, और अगर हम इनको देखें तो ये रेडियोलॉजिकल देखने पर लेफ्ट नी एंड दिस इज अ राइट नी, कर्सर चल रहा है, इसको आप देख सकते हैं। एक ये जो मेंटेनेंस स्पेस है, कार्टिलेजस, लेफ्ट का देखिए और राइट का देखिए, राइट में गायब। अब राइट में गायब है तो क्या होगा, यानी कि उसका पैर इंटरनल साइड से, मीडियल साइड से कार्टिलेज डैमेज कर रहा है। इसको समझने के लिए मैंने 5 साल रेडियोलॉजी की पढ़ाई भी की, तब मैं समझ पाया कि एक्चुअल ये जो प्लेट्स हैं, इसमें हमें देखना क्या है। इसमें देखना ये है कि ये जो स्पेस एक्चुअली बीच में हमारा आ रहा है, कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, इसको क्या कोई दवा ठीक कर सकती है? खुले मंच पे बोल रहा हूं कि दवा नहीं ठीक कर सकती। फिर ये क्या है? यस, अगर जूते में कील लगी है तो उस कील को अगर हम किसी पैबंद से, किसी सपोर्ट के साथ जूते में चुभने पे रोक दें तो शायद हील में पेन नहीं होगा। अगर वो कील बार बार चुभेगी, अब इसका कॉज क्या होगा? जब डीप एनालिसिस किया गया तो उसके एक्सरे स्पाइन के किए गए, स्कोलियोसिस। अब ये स्कोलियोसिस घुटने के टेढ़े होने की वजह से थी, या स्कोलियोसिस की वजह से घुटने टेढ़े हुए, ये हिस्ट्री से आता है। प्रॉपर हिस्ट्री ली गई, प्रॉपर देखा गया तो यहाँ पे कंप्रेशन दिखा। इस कंप्रेशन का कॉज क्या था? दैट्स अ ओल्ड इंजरी। ओल्ड इंजरी अफेक्ट्स द कंप्रेशन ऑफ अ 5 4 3 2 1 T12 vertebra, and that T12 vertebra converts to scoliosis of a lumbar spine, and scoliosis damages the nerve, muscle and tendon, and a weakness of the lower limb। और जैसे जैसे लोअर लिम्ब हमारा वीक होता गया, हमारे ज्वाइंट वीक होते गए, और स्ट्रेस बढ़ता गया, और मीडियल कॉन्डाइलिस जो है डैमेज होता गया टीबिया का। हाँ, क्या किया गया? यहाँ कुछ नीचे लिखा हुआ है, बाकी ब्लॉक्स खाली है, नीचे लिखा है स्टैंडिंग विद एडजस्टेबल स्लीपर्स, यानी नीचे से कुछ ऐसा करें कि वेट डाइवर्ट हो जाए। ये एक पहला मंत्र है, क्योंकि मेरा काम है बताना, सिखाना और करना, क्योंकि डॉक्टर पंकज सब जगह नहीं पहुंच सकते। आप सब हमारे साथी हैं, और कुछ ना कुछ टेक्निक पेशेंट को सपोर्ट करके उसको इतनी मदद कर सकते हैं कि वो बिना दर्द की दवा चल सके। बहुत सारे कारण हैं। नी इंजरी लग गई तो घुटने में दर्द हो गया, लिगामेंट टियर हो गया तो घुटने में दर्द हो गया, लिगामेंट टियर होगा, एसीएल कहते हैं, एसीएल रप्चर हो गया, पीसीएल रप्चर हो गया, कोलेक्टरल रप्चर हो गया। ज्वाइंट का अलाइनमेंट जो है वो डिस्प्लेस होता है,
बार बार रब से इंजरीज से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होती है। मेनिस्कस इंजरीज हो गई। ये जितने भी पार्ट हैं ये ज्वाइंट के अंदर के, बहुत ही प्यारा है, खतरनाक दोस्त हमारा ओबेसिटी। इस ग्रोथ को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, इसकी लिमिटेशन को पकड़ लिया, तो शायद प्यारा सा इतना सा घुटना हमारा जिसका सबका होता है, वही 110 किलो भी लेता है, वही 150 किलो भी लेता है, और वही 50 किलो भी लेता है। 50 किलो वाला खुश रहता है। जैसे से वेट बढ़ता है, इस खतरनाक दोस्त की वजह से हमारा ज्वाइंट इसमें कन्वर्ट हो जाता है। wear and tear joint of the surface and a cortisone injection in the knee joint। जब कुछ नहीं बचता है तो लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए, सर्जरी नहीं हो सकती है, कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अदर पैथीज के डॉक्टर्स इस तरह का प्रयोग भी करते हैं, जो कि ठीक है। वो चल नहीं पा रहे हैं, हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, तो इस तरह के इंजेक्शन से, लेकिन जितनी बारी लगाया जाएगा डैमेजेस बढ़ते जाएंगे और एक स्टेप बढ़ती जाएगी नी रिप्लेसमेंट की। और हम लोग के पास वही आते हैं जिनको शायद नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना होता है, जिनके पास जेब में इतना धन नहीं होता है कि वो नी रिप्लेसमेंट करा सके, जिनको हमारे पास बहुत फेथ होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे और कुछ जादू कर देंगे। जादू कहीं नहीं है, बस एक अप्रोच है। ये फोटो देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जब अंदर से देखते हैं, इमेजेस में देखते हैं, बहुत ही खतरनाक लगता है। ये डैमेजेस जो दिख रहे हैं, और ये जितने भी डैमेजेस हैं, ये वियर एंड टियर के माध्यम से होते हैं। यानी ज्वाइंट जितनी बार हमारा लड़ेगा, एक बार घुटने में चोट है, क्या कुछ नहीं, हल्का सा स्लिप किया था और उसके बाद में ठीक हो गया, वहीं हम गलती कर जाते। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे पहले उसको इमोबिलाइज करें, उसको रेस्ट दें, जिससे लिगामेंट, टेंडन, मसल, कार्टिलेज, उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो। और जो आइटिस शब्द आता है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस, उस आइटिस को कम करने के लिए वेरी फर्स्ट टू रिस्टोर द पार्ट, देन ट्रीट द पार्ट। बार बार लड़ने से क्या होता है, बार बार ज्वाइंट लड़ रहा है तो वहां पे हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती है, और उन मेम्ब्रेन्स का काम है रोज प्रोडक्शन करना। यानी रोज साइनोवियल फ्लूइड बनता है और वही साइनोवियल फ्लूइड रोज एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसा हमने पढ़ा है, सभी जानते हैं। अब उस इन्फ्लेमेशन में इफ्यूजन है, पहले स्वेलिंग हुई, चोट लगी, दर्द, इन्फ्लेमेशन हुआ, वहां पे फिर इफ्यूजन हुआ, जबकि ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। साइनोवाइटिस इज देयर। साइनोवाइटिस से एक्सेस फ्लूइड हो गया, मसल्स, टेंडन, जॉइंट में कैपेसिटी बढ़ रही है, किसी भी पाइप में, किसी भी ट्यूब में एक्सेस हवा हो, किसी भी गुब्बारे में एक्सेस हवा हो, तो उसकी आउटर सरफेस डैमेज होने लगती है, क्रैक करती है, इरिटेट करती है। हमारा घुटना भी कुछ ऐसे ही होता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि घुटने का इलाज कराने कोई आए और घुटने में कुछ ना किया जाए और घुटना ठीक हो जाए, और पेशेंट ये कहे कि डॉक्टर साहब, घुटने में तो आपने कुछ किया ही नहीं, मेरे घुटने का दर्द तो गायब हो गया। हमको यहीं पे ढूंढना है, इसी चीज को समझना है कि जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट तो करना है, लेकिन उसके ऊपर एकदम ब्लाइंड फेथ नहीं करना है कि अगर एक्सरे में दिख रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस इज देयर, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट। जब तक कारण पता नहीं चलेगा, तब तक कि हम दवाओं से उस दर्द को नहीं खत्म कर सकते। जैसा कि मेरी अपनी प्रैक्टिस में एज एन रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेटर एंड होम्योपैथिक फिजिशियन, वॉइस आ रही वॉइस नहीं आ रही। है, वॉइस नहीं आ रही। आपकी आ रही है, वीडियो की नहीं आ रही है। अच्छा, थोड़ा हाँ इंक्रीज आई कर दीजिए। आपको मेरे स्टार्ट पास कीजिए। आए लगभग सवा 2 महीना आ हो रही है। गया, 2.5 महीने लगभग। जब 2.5 महीने पहले आप आए थे तो आपको क्या तकलीफ, क्या था? दर्द होती थी चलने में, कहाँ पे दर्द होती थी? ये कितना है, पहले से कितना रुपए में कम हुआ? क्या कह रही हैं? मीडियल कॉन्डाइल पे पेन था, लगभग 2 महीने हुए, रुपए में चवन्नी बचा है, 75 पैसे कम हो गया। एक साधारण भाषा में बात करने पे पेशेंट का कैलकुलेशन है कि साहब 75 पैसे कम हो गया हमारा दर्द और 25 पैसे बचा है। आगे देखिए, 75 पैसे कम हो गया, 54 बचा, यही कह रही ना? ठीक। आपको हमने चप्पल में एडजस्टमेंट बताया था,
वही पैंटियां और एक कमर की बेल्ट बांध, घुटने में कुछ बांधा, हमने घुटने में कुछ बांधा नहीं बांधा। हाँ, कितना रुपए में कम हुआ? 75 पैसे कम हो गया, 54 नहीं बचा। यही कह रही ना कि आपको हमने चप्पल में एडजस्टमेंट बताया था, वही पैंटियां और एक कमर की बेल्ट बांध, घुटने में कुछ बांधा, हमने घुटने में कुछ बांधा नहीं बांधा। आप दिखाने घुटना ही थी, घुटने में कुछ नहीं बांधा, घुटने का दर्द कम हो गया और रुपए में 75 पैसे कम। यही कह रही ना, आराम है ना? ठीक, क्योंकि अब 2 महीने में 75 पैसे कम हो गया, तो एक 2 महीने में 75 पैसे कम हो गया, घुटने में आपने कुछ नहीं बांधा, मीडियल कॉन्डाइल डैमेज है, मैं एक्सरे भी दिखाने जा रहा हूं। क्लियर कट पिक्चर है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस की। पेशेंट को घुटने में कुछ नहीं किया गया, पेन कैसे कम हो? समझना सिर्फ यहाँ पे ये है, ये मेरा सीक्रेट है जो मैं अपने साथियों के साथ बता रहा हूं, लेकिन हाँ, उसको एनालिसिस करना होगा कि वाकई कॉज क्या है। घुटने को तो मुझे बचाना है, लेकिन मैंने घुटने को वाइस वर्सा बचाया। अगर मैं किसी पेशेंट से कह दूं कि इसमें बेड्स लगेगी, 10,000 की बेड्स लगेगी, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तभी हमारे पास आया। तो उसको हमें कॉज को रूल आउट करना है। नेक्स्ट, सिनॉल लगेगा, आपको आराम मिलेगा। दिस इज आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी स्ट्रेट है, लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, और ये वाली हड्डी थोड़ी दबाव में, जिसकी वजह से आपके पैरों में नीचे तनाव आ रहा है और घुटने टेढ़े हो, और घुटने टेढ़े होकर के ये रिकॉर्डिंग 25 जून की है, का स्पेस यानी कल की। हो गया, और बाएं घुटने में फिर भी स्पेस आपका बचता है। ये देखिए चेंजेस जो थे पहले, कमर की सपोर्ट से, बाकी दबाव से आपको चलने में राहत हुई। ठीक, थोड़ी राहत है, जो कि 75 पैसे। अभी घुटने में कुछ नहीं किया गया, अब घुटने का मैनेजमेंट दिया जाएगा, क्योंकि अब वहां का इन्फ्लेमेशन कम हो गया, वहां की साइनोवाइटिस कम हो गई, उस पेन में जो टिपिकलिटी थी आपको आराम कम हो होगा। गई। ऐसे ही बच्चों में होता है, रिकेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में जॉइंट डिजीजेज होती हैं, डिफॉर्मिटीज होती हैं। इस तरह के केसेस जो मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं, एक पिक्चर बता रहा हूं कि जो नए यंग डॉक्टर्स बैठे हैं जिन्होंने पिक्चर इस तरह की नहीं देखी हैं, ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। कहा जाता है रिकेट्स ठीक हो गया है, नहीं होता है। हमारे पास केसेस हैं और वो ठीक होते हैं। ये जो बच्चा दिख रहा है, पूरी पिक्चर है इसकी रिकेट्स की। फ्रंटल बॉसिंग, पॉट बेली, ज्यानोमैल्गम डिफॉर्मिटी, thickened wrist joint and ankle joint, this one, and the decayed teeth। बहुत क्लियर पिक्चर है इसकी। जैसा मैंने दिखाया था इस बच्चे को, ये बच्चा चल रहा है। अब इस बच्चे को जो चल रहा है कितने टिपिकल वे में चल रहा है, लेकिन मस्ती से चल रहा है। पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि चल कैसे रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ऐसे ही चला जाता है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी दिस वन, ये जो डिके हो रहा है एपिफिसिस और मेटाफिसिस के बीच में, ये प्रॉब्लम आ रही है। ये डिके रेडिफिकेशन हो रहा है। ये रेडियोलॉजी का पार्ट है। जब हम कंपैरिजन करते हैं पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल, रेडियोलॉजी पार्ट में जब हमने इसको पाया, हाउ टू रिपेयर दिस, बाय ओनली द मेडिसिन? नो, विद द सपोर्ट एंड रेस्ट। आती है इसमें ब्रेसेस, जिसको मर्माइड स्प्रिंट्स कहते हैं, सपोर्ट्स कहते हैं, लेग ब्रेसेस कहते हैं, नी हिंज ब्रेसेस कहते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट होता है पेशेंट को दिया गया, इस पे गिरने वाले वेट को डाइवर्ट किया। ऐसे ही बच्चे के हाथ में भी था, चूंकि ज्वाइंट सारे डैमेज है, तो सब जगह तो नहीं बांध सकते, लेकिन अगर पैरों को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, हल्का सा रिस्ट में रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो शायद इन बच्चों को विद मेडिकेशन काफी होता है। और ये वही बच्चा है जिसकी अभी पिक्चर हमने दिखाई आपको। कुछ समय के उपरांत ये जो डैमेजेस थे वो काफी हद तक रिपेयर हुए। यहां से हम मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों,
और तुम बैठ जाना वहीं पर। ये पहली फोटो है, अरमान, ये इसका मैनेजमेंट है और ये इसकी प्यारी सी चाल है, घूम के फर्स्ट एंड लास्ट। आ जाओ। आओ और आ जाओ। ये वही बच्चा है जो चल रहा है क्या नाम है इनका? अरमान, आइए बेटा। और अब मस्ती में चल रहा है। पहले की मस्ती दूसरी थी और ये वाली मस्ती इसकी दूसरी है। ठीक कैसे हुआ? पहली शब्द ये जो लिखा है दैट्स अ काउंसलिंग, उसके अंदर ये विश्वास आना जरूरी है पेरेंट्स के अंदर कि वाकई हम ठीक हो सकते हैं, हम सेफ हैंड में पहुंचे। फिर रिहेबिलिटेशन एड्स, फिर मेडिसिन और रिजल्ट यहां से यहां तक। ऐसे एक केस में और दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं किसी और ज्वाइंट पेन के ऊपर आता हूं। बहुत दर्द है इसके पैरों में और ये जो डिफॉर्मिटी दिख रही है दिस वन आसान नहीं है। एक नॉर्मल चलता बच्चा, उसके पैर टेढ़े होने लगे। क्यों टेढ़े होने लगे ये किसी को पता नहीं है, बस डांट खा रहा है, चल रहा है। ये देखिए, एडवाइस सर्जरी बाय द अदर पैथिस्ट। डर लगता है कि क्या सर्जरी से फायदा होगा, कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे 16-17 साल में, क्योंकि होना ही इसका यही है। बट वी हैव अ टास्क, वी हैव ए टेक्निक विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेशन। प्रॉब्लम थी, जेनुवेलगम नी था, दोनों घुटने लड़ते थे, डिफिकल्टी चलने में थी, पेनफुल नी विद टेंडरनेस थी। सर्वाइकल ग्लैंड्स इसको प्रेजेंट अगर होम्योपैथिकली हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सर्वाइकल ग्लैंड का एक पॉइंट हमको इसमें मिलता है, ब्रॉडनिंग ऑफ द नी एंड रिस्ट जॉइंट, मस्कुलर वीकनेस एंड पेनफुल जॉइंट मिलते हैं, अनेबल टू वॉक एंड स्टैंड, वो हो ही रहा है, चलने में तकलीफ हो रही है। और एक ये पॉइंट लिखा स्कोलियोसिस। मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी, मैं और मेरी स्पाइन, ये बहुत बातें करते हैं आपस में, मेरा अंदाज अलग है, उस अंदाज में अगर आप समझेंगे तो आसानी से हम सबको समझ आ सकता है। अब इस बच्चे के घुटने का स्पाइन से क्या ताल्लुक, लेकिन हमारी नजर, हमारा एक्सपीरियंस उसको वहां पे लेके गया कि टेढ़ा क्यों हो रहा है, ये वाला टेढ़ा क्यों नहीं हो रहा है, खाली ये क्यों हो रहा है? या तो कोई चोट लगी होगी। नहीं साहब, चोट कोई नहीं लगी, हमारा बच्चा तो इधर नॉर्मल। कुछ महीनों से, 8-10 महीनों से बच्चा हमारा टेढ़ा टेढ़ा चलने लगा। आफ्टर रेडियोलॉजी क्या मिला हमको? सरकार डायग्नोस्टिक का ये खींचा हुआ फुल लोअर लिम का एक्सरे इमेज है, जिसमें कि लेफ्ट लोअर लिम जेनुवेलगम डिफॉर्मिटी के साथ साथ में ये डीके जो दिख रहा है एपिफिजिस मेटाफिजिस के बीच। बट देयर इज अनदर थिंग, द वन थिंग इज दिस वन। सबके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, वो देख सकते हैं कि क्लोजनेस के साथ में कि यहाँ पे जो लाइन दिख रही है ये डायग्नोस्टिक पार्ट है। सिर्फ सिम्टोमोलॉजी पे चल के हम बहुत अच्छा ऑर्थोपेडिक में अचीव नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत से हमसे काबिल डॉक्टर हैं जो कि सिम्टम्स के बेसिस पे भी रिजल्ट पा जाते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप, उसका मेंटेनेंस, उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वन देयर इज अ हेयर लाइन, बट विच टाइप ऑफ लाइन इज दिस? दिस इज अ स्ट्रेस फ्रैक्चर। कैसे हो गया दिस वन? किसी भी चीज के पीछे पूरी कहानी होनी चाहिए, पूरा लॉजिक होना चाहिए, और उस लॉजिक में पतंग की डोर उछलती है, पतंग उड़ाते हैं, तो अगर उंगली से ठुनकी देने पर पतंग नाचती है, झटका देने पे पतंग लेफ्ट जाती है, राइट जाती है, तो एक तो कंट्रोल है जो कंट्रोल पूरे शरीर को करता है, और उस कंट्रोल को अगर हमने संभाल लिया तो शायद हम ठीक कर सकते हैं। और ये जो स्कोलियोसिस आ रही है, हो सकता है कि स्कोलियोसिस इसकी वजह से आ रही हो सकता है स्कोलियोसिस की वजह से ही आ रहा हो। अब इसका तो बहुत ही कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मेरे समझ में आता है ये स्कोलियोसिस किसी कारण से हुई, वीकनेस की वजह से, बच्चे के गलत बैठने की वजह से। कोरोना काल में बच्चे निकल के आ रहे हैं जिन्होंने मोबाइल में पढ़ना शुरू किया, उससे फिर डिफॉर्मिटी, एंगल गलत पड़ने लगा और यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर।
6 अगस्त 2024 पूरी पिक्चर है। फर्स्ट इंस्टान देखते हैं, अगर हम देखते हैं प्रथम दृष्टया कि यहाँ पे जो जॉइंट पेन दिख रहा है, जो इसके जॉइंट के कहाँ थे, वो ये थे। दिस वन दैट वेरी फर्स्ट जिसको कि हमें सॉल्व करना था। अब अगर हम कहेंगे बच्चे से चलते रहो, तुम गटर स्पिन बांध लो, तो शायद ये वाला फ्रैक्चर जो हो रहा है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, जिसमें कि पेरियोस्टम इंटैक्ट रहती है और अंदर से बोन वीक हो जाती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एपिफिसिस मेटाफिसिस के बीच में डिकेड एरिफिकेशन एंड दिस वन आल्सो। ये प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया। उस इन्वेस्टिगेशन में पाया क्या गया, विटामिन डी बहुत कम था, जबकि इससे बहुत पहले वो बच्चा बहुत सारा विटामिन डी, सारा कैल्शियम खा के आया था। एल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत रिच था। समझना क्या है कि इसको कैल्शियम, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ओवरडोज दी गई है फिर भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि हर डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक करना चाहता है और जो पैटर्न, जो एक प्रोटोकॉल है उसके आधार पे ही करता है। हाँ, कभी हम भी अगर डैमेज करते हैं, नहीं ठीक कर पाते हैं, तो हमारे जो भी सुपर सीनियर्स आती हैं, जो भी एलोपैथिक साइड के हैं, वो फिर उसमें विटामिन डी दे करके उसको मैनेज करते हैं। लेकिन अगर विटामिन डी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, कॉज क्या होगा? दिस वन, ये कहां से आ गया? अभी बढ़ता है, जब बोन डिके होती है एल्काइल फॉस्फेट बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल कहां से होता है, इस पॉइंट को हमें समझना था। मैं बताऊंगा आपको बाद में। और इसके लिए पहले तो ये ब्रेस जो हमारी टेक्निक है, स्पेशलिटी है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमने कुछ डिवाइसेस डेवलप करी हैं जो स्पेसिफिक हर पेशेंट्स के लिए हो। मैं मार्केट से नहीं लेता हूँ, पेशेंट को ऑब्जर्व करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, उसके पॉइंट्स लेता हूँ और फिर उसके मुताबिक उसको ब्रेसेस, बेल्ट, सपोर्ट्स एंड रिहैबिलिटेशन गुड्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे हमारे बच्चे, हमारे पेशेंट्स, और ये ब्रेसेस आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑर्थोपेडिशियंस के पास या किसी भी रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं। वहां पे भी आप अपने डॉक्टर्स के साथ में कंसल्ट करके अपने शहर में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पा सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिकेशन दिया गया, काउंसलिंग की गई, रिएक्शन एड्स दी गई और उस बच्चे को 2-3 महीने चलने से रोक दिया गया। लेकिन कूल्हा ना जाम हो जाए, हिप की एक स्पेशल ब्रेस बनवाई गई, जिसमें कि बच्चा बैठ के खाना खा सकता है, लेकिन उसके पैर मूवमेंट से रोके गए। कुछ दिनों के बाद विटामिन डी भी बढ़ा, कैल्शियम भी ठीक हुआ, आयनिक कैल्शियम भी ठीक हुआ, एल्कलाइन फॉस्फेटेज कम हो गया विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेशन। क्या दवाएं दी गई मैं बताऊंगा अभी। ये है रिपेयर, ये है पहले का, ये है बाद का। यानी ये दोनों जो एक्सेस हैं, ये 8 जून के हैं ये, और ये वाला हमारा 28 अक्टूबर का है, 25 का। उसके बाद ये बच्चा हमारे पास आया, और भी रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें बतानी है आपको। जब हम सेमिनार्स में होते हैं तो बहुत विस्तृत तौर पे हम बताते हैं। यहाँ पे एक अवेयरनेस है कि हम किस तरह से इस तरह के बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। ये पहली फोटो है जब बच्चा आया था, ये थोड़ी बाद की फोटो है जिसमें काफी हद तक कवरिंग हुई। ये पहला है, ये कुछ दिन बाद का है, ये और क्या है। बहुत नॉर्मल भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट, बेस्ट इम्प्रूवमेंट, डैमेज, रिपेयर। दिस वन, डैमेज, रिपेयर, डैमेज, रिपेयर। प्यारी सी बच्ची है, देखिए। और ये विद हेल्प ऑफ दिस, जब उसको चलाने को तरीका बताया तो मरमाइड स्प्रिंट साथ में यूज की गई। और ये पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें कि बहुत सारी चीजें हमने कवर की। जो उसका फ्लो चार्ट पैथोलॉजी का, उसको दिखा कि स्टेप बाय स्टेप, रेडियोलॉजिकली, क्लिनिकली, और हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर पैथोलॉजिकली, हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं। हम इम्प्रूव कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेशन। फर्स्ट, सेकंड अभी आपने देखा, थर्ड वन, इनको मैं रोक देता हूं। दिस इज, ये उसने घर से भेजा, और दिस वन ऑल्सो। इसके बाद की बहुत सारी वीडियोस हैं, वो भी जिसमें बच्चा बहुत जल्दी इंप्रूव करता हुआ चला जा रहा है।
महेंद्र जी अपने बाएं हाथ को धीमे धीमे देखिए, अब जो एक केस आने वाला है, ये बहुत ही कॉमन है। एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है फ्रोजन, जिसको देखो क्या हुआ, फ्रोजन हो गया। क्या फ्रोजन हो गया? कौन सा ज्वाइंट फ्रोजन हो गया? लेकिन हो गया कब से? 6 महीने से, 8 महीने से है। क्वेश्चन है, तुम डायबिटिक हो क्या? नहीं सर, डायबिटीज तो नहीं हूं। किसी किसी में क्या है, डायबिटिक हो क्या? हाँ मैं डायबिटिक हूँ। ओह, तो डायबिटीज की वजह से तुम्हारा कंधा जाम हो गया, तुम्हारा जोड़ जाम हो गया। लेकिन उसको तो ठीक करना है ना। डायबिटीज कंट्रोल चल रही है, फिर भी उसका जोड़ जाम हो रहा है। क्या कारण हो सकता है? अभी देखिए, इसमें डेट भी पड़ी है 16 जून 2026। मैंने अभी मॉर्निंग में बैठ करके कुछ लेटेस्ट केसेस थे जो कि इमीडिएट ठीक हुए, इमीडिएट इन माय क्लिनिक चैम्बर, जिनका इंप्रूवमेंट अबाउट 70 to 80% हो गया विद द हेल्प ऑफ वन शॉट ऑफ अ मेडिसिन एंड मैनेजमेंट पार्ट, जिसमें उस पार्ट को टच नहीं किया गया जहां पे उसको तकलीफ थी। दैट मीन्स की कॉज कुछ और था, दिख कुछ और रहा है। और मैं आप सबके साथ यही शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को, कि जो दिखता है वो दिखता तो है, लेकिन वो कितना सही दिख रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जो उम्र है वो अपनी दस्तक देगी। जैसे जैसे हम बड़े होंगे, डिजीजेस हमें घेरेंगी, और उन डिजीजेस को कितने प्रिकॉशंस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, ये काम एक चिकित्सक का है और एक अवेयर पेशेंट का है, जो अपने ऊपर ध्यान दे। देखिए, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ही। क्यों दर्द होते रोक दीजिए। जैसे कोई सीधी करके उठाइए। इनका हाथ इतना उठ रहा था, मैंने इनसे कहा कि अपने हाथ को उठाइए और दर्द होते ही रोक दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे ही दर्द आपको महसूस हो, यहाँ पे इनको दर्द आ रहा है, ठीक, यानी अबाउट 48 डिग्री उठाने के बाद इनको दर्द आ रहा है। जैसा कि इसमें 90 डिग्री समझ सकते हैं, 80 डिग्री समझ सकते हैं, जो भी एवरेज हम निकाल सकते हैं, उस पे इनको दर्द इस लेवल पर आ रहा है। ध्यान दीजिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये लेवल बढ़ गया। ये नीचे कर लीजिए। अब एक बार फिर से उठाइए। जानिए आराम से, चिंता मत करिए। ठीक। अब दाहिने हाथ को उठाइए। इनका दाहिना पूरा जा रहा था पूरा जाने दीजिए। और बायां नहीं जा रहा था। दाहिना पूरा चल रहा है। डॉक्टर साहब, कई महीने से परेशान है, मेरा हाथ नहीं उठता है, मैं छुट्टी नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत से काम नहीं कर पाती हूँ। फिर क्या हुआ? ध्यान दीजिए। और इसके बीच में एक स्पेल हुआ, जिसमें कुछ एक्सरसाइजेस कराई गई, जिसमें शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं थी, कुछ और एक्सरसाइजेस थी जो कि बॉडी पोस्चर से मेंटेनेंस के ऊपर थी, और फिर एक ब्रेस बांधी, और इमीडिएट जो रिजल्ट आया, उसने पेशेंट के अंदर एक विश्वास दिया कि हाँ, हमारा ये 8 महीने पुराना मर्ज जो है वो भी बेहतर हो सकता है। महेंद्र जी अपने बाएं हाथ को अपने देखो। मंजू जी, कितना समय बचा है? For you 10 you can take like 10 minutes. 10 मिनट्स, ओके। मैं कंक्लूड करता हूँ, स्लाइड से बहुत सारी हैं। मैं क्योंकि अभी इसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, ठीक ठीक हैं ठीक, लोग के क्वेश्चंस, तो ओके। दैट विल बी बेटर। इस लेवल पे इनका हाथ पहुंचा और दर्द आ गया, इनको संभालना पड़ा कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, नीचे कर लीजिए ना। 16 अप्रैल का है ये रिकॉर्डिंग इन माय चैम्बर। नीचे कर लीजिए। दवा तुरंत काम करती है, होम्योपैथिक, सही हो, हाथ को ऊपर प्रॉपर सिम्टम्स पे हो, मैनेजमेंट के साथ। राइट। जाने दीजिए। मरीज भूल जाता है खुशी में कि उसको क्या हुआ। मेरे शब्द आए, बधाई हो। जो हाथ नहीं उठ रहा था, वो हाथ एकदम से उठना शुरू हो गया। जहाँ पे दर्द हो रोक दीजिएगा। ये जो पिक्चर आ रही है, ये इमीडिएट क्लिनिक में विद इन 10 to 15 20 मिनट्स आई, आफ्टर डूइंग अ स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो मैंने अपनी खुद डेवलप करी है एज एन ऑर्थो हीलर। और उसके बाद इमीडिएट जो 8 8 महीने साल साल भर से शोल्डर आपका फ्रोजन आ रहा है, पेन आ रहा है, वो दूर होता है। और एक खुराक दवा, उसके बाद ये फिर फॉलो अप विद अ मेडिसिन एंड अ मैनेजमेंट ऑफ अ बॉडी एंड अ पार्ट। तो अपने देखो भी हमने आप
ज्वाइंट डिजीज जो होती थी, जैसे ये हमारे पास एक दिख रहा है, इसको क्या हम ठीक कर सकते हैं एज एन होम्यो ऑर्थो हीलर? शायद, क्योंकि जो डैमेज है वो बहुत ही ज्यादा है और ये बचपन की जेन्युइन डिफॉर्मिटी थी जो शायद पेरेंट्स ने नहीं देखी। एज पहुंच गए 60s और अब चलने में बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैनेजमेंट पार्ट था ये ब्रेसेस जो मैं डिवाइसेस बनाता हूं। इनको पहना करके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स पेशेंट्स में आते जाते हैं। दीज आर द डिवाइसेस, दिस इज अ नी हिंज ब्रेस, ये एकदम लेटेस्ट है। ये लॉक लगा होता है, इसको पहना के हम वेट डाइवर्ट करते हैं केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि आम भाषा में गठिया। जब पेशेंट कहता है साहब गठिया हो गई तो फिर मुझे उसकी टेस्टिंग करानी पड़ती है, इज देयर इज एन इंक्रीज इन यूरिक एसिड और डाइट, तो गठिया बाई का ग्रुप वहां पे आता है। जब यहाँ पे आता है तो कॉमन लैंग्वेज गठिया आती है, लेकिन वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको कि हम मैनेजमेंट से, मेडिसिन से मेंटेन कर सकते हैं और डैमेजेस को हम रोक सकते हैं, फर्दर उसके इंप्रूवमेंट को इजी कर सकते हैं। ये हमारी जो मेडिसिन हैं, ये मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स की मेडिसिन है। मैं अक्सर बताता हूं, आप इनमें से जो भी दवा आपके सिम्टम्स के तौर पे आती है, क्योंकि यहाँ पे एक केस का डिस्कशन करना टफ है। जब मैं सेमिनार्स में होता हूं तो उसका एक आर्गुमेंट होता है, एक तरीका होता है, उसको मैं बता सकता हूं, लेकिन ये कॉमन मेडिसिन जो मैं यूज करता हूं बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छी दवाएं हैं और बहुत कुछ इसके अंदर है अगर हम सिम्टम्स पे जाते हैं। इस तरह के सपोर्ट्स जो मेरे डेवलप होते हैं मेरी क्लिनिक में, मेरे वर्कशॉप में, मैं बनवाता हूं अपने पेशेंट्स के लिए, कि बिना सपोर्ट के, बिना छड़ी के चलना मुश्किल हो जाता है, बिना चश्मे के देखना मुश्किल हो जाता है। मैं भी बिना चश्मे के देखने में, पढ़ने में मुझे भी असमर्थता होगी, क्योंकि एक दस्तक तो हो ही रही, और उस दस्तक के साथ अगर हम थोड़ा सा स्मार्टनेस से चलें तो शायद आने वाली समस्याओं का समाधान हम अपनी होम्यो ऑर्थो हीलिंग और होम्योपैथी से कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन चीज थी जो मैंने आपको बताया था, ये फिर से मैं स्लाइड लेके आया हूं। पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वेयर एंड टियर से जॉइंट्स में, तो हम कोई भी दवा दे के उसका दर्द खत्म कर दें, ये कॉमन चीज नहीं हुई। दर्द खत्म तब होगा जब यहाँ का टेंशन, ये सब जो दिख रहा है ये कम होगा। कैसे कम होगा? अरे तो इफ्यूजन की दवा देनी है हमको, जिसमें कि हमारा इफ्यूजन कम हो। बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, बेलाडोना है, ब्रैनिया आती है और एपिसमेल आती है। हम क्यों भागे इधर उधर? मैनेजमेंट पार्ट लें और उसके बाद इन दवाओं को दें, तो इफ्यूजन जैसे कम और थोड़ा सा जॉइंट को सपोर्ट करें, तो इन्फ्लेमेशन के साथ इफ्यूजन जब कम होगा तो इन्फ्लेमेशन कम होगा, साइनोवाइटिस की टेंशन कम होगी और जॉइंट थोड़ा सा स्मूथ, क्योंकि जॉइंट पेन तभी होता है जब उसका मूवमेंट हम मिनिमाइज कर देते हैं। हम साइकिल के बजाय हम कार से चलना शुरू करते हैं, हम मॉर्निंग में वॉक नहीं करते हैं, हम देर से सो के उठते हैं, या अब हम बड़े डॉक्टर बन गए हैं तो हमारा मूवमेंट कोई जरूर नहीं है मैं दवा खा के ठीक हो जाऊंगा। कभी उस क्रम में मैं भी सोचता हूँ आज से 25-30 साल पहले, लेकिन शायद काफी चीज बेटर करेगी और मैं चाहता हूं कि मिनिमम मूवमेंट, सूक्ष्म व्यायाम हम सबको करने चाहिए, और ये नहीं कि 35-40 पे करें, 25-26 से भी करने चाहिए। जैसे ही हम करना शुरू करेंगे, डेली जो पल्ला चलता है वो स्मूथ रहता है। बहुत दिन के बाद अलमारी का खोला हुआ पल्ला चरचर आवाज करता है और टूटने का भी उसका डर रहता है। आर्निका, कॉकलस इंडिकस, कैमोमिला, द पेन एज अ पेन किलर इसको यूज किया, रानी एल्बम, बेलाडोना, एपिसमेल, रूटाजी, कॉस्टिकम, स्टेफिस एग्रिया। इतने डॉक्टर्स बैठे हैं, मेडिसिन पढ़ाने का समय नहीं है, मेडिसिन के सिम्टम सबको पता है, कहाँ पे क्या यूज करना है, बट हाउ टू डायग्नोस। वेरी फर्स्ट टू सेव द पेशेंट, देन ट्रीट द पेशेंट। अगर हम डायग्नोसिस करते हैं तो हमारी प्रोग्नोसिस का एक वे आता है। मेरा तरीका डायग्नोस्टिक वे पे है, डायग्नोसिस से प्रोग्नोसिस आती है, प्रोग्नोसिस जब आई और सिम्टम्स आए तो उसके आधार पे मेडिसिन आती है, और प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस के बाद एक मैनेजमेंट पार्ट आता है। जब हम उसको यूज करते हैं तो हमारी मेडिसिन, एक शब्द आता है रामबाण, वाकई वो बाण ऐसा होता है, पेशेंट के चेहरे पे खुशी आती है। जैसे वो माता जी कह रही थी 75 पैसा तो ठीक हो गया, 25 बचा है, कितने दिन में ठीक होगा? लेकिन वो 25 दिन का ठीक होगा अब जब हम ज्वाइंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस और करेंगे। और बहुत ही अच्छा एक्शन है होम्योपैथिक मेडिसिन का मैनेजमेंट पैथोलॉजिकल चेंजेस में, इफ्यूजन, साइनोवाइटिस, इन्फ्लेमेशन एंड ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। अगर हम कहें कि इसको हम गला देंगे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, तो शायद बहुत रेयर होता है। हाँ, पेन कम हो जाएगा क्योंकि वो ऑस्टियोफाइट धीरे धीरे एडजस्ट होकर ज्वाइंट के अंदर आ जाते हैं। फिर भी अगर परेशान कर रहे हैं तो फिर हमें उसको सर्जरी के माध्यम से निकलवाना पड़ सकता है,
और अगर कोई बहुत डैमेजेस हैं तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि वेरी फर्स्ट वो सर्जन के पास भेजा जाए। अगर उसकी सर्जरी नहीं हो सकती है तो फिर हम अपना और कॉन्सेंट्रेट करें और चीजें उसमें लगाएं। जब हम ऐसे बहुत से काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं और ऐसे ही ऑनर हमारी होम्योपैथी को मिले, हमारी होम्यो ऑर्थो हीलिंग को मिले, जब माननीय जिसमें दिख रहे हैं राज्यपाल महोदय ने खुश होके मुझे एक सम्मान पत्र दिया, प्रशस्ति पत्र दिया, जिसमें कि उस मर्ज का इलाज था जो शायद और डॉक्टर्स के पास नहीं था। डॉक्टर अजीज कुरैशी द्वारा प्रशस्ति पत्र। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, होम्योपैथी का दर्शन है जनाब न सुइयां न चीरफाड़। हमारी होम्यो ऑर्थोलीग ऐसी है। होम्योपैथी का दर्शन है जनाब न सुइयां न चीरफाड़, बस तरीकाए इलाज है जुदा। वह मर्ज और दर्द संगाते हैं, वह मर्ज और दर्द संगाते हैं और हम मीठी दवाओं से उनके चेहरे पर मुस्कान सजाते हैं। दिस इज ना होम्यो ऑर्थो हीलिंग। ये जो शब्द आ रहे हैं चेहरे पर मीठे और हमारी दवाओं का असर एक ऐसा रिजल्ट है जो बहुत बड़े आयाम की तरफ लेके जाता है। हाँ जी, यस डॉक्टर मंजू। Thank you, Dr. Pankaj, for this PPT. और I'm बोलने को sure मैं कि बहुत जो देर बोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, yes लेकिन हर चीज time को एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगा। और जो भी ऑडियंस बैठी है 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ अब उनको बोलने का भी समय बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो यस, अभी हमारे पास ऑडियंस के क्वेश्चंस भी हैं, तो गुड एक गुड। बार वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी। आप अपनी स्क्रीन को अब डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक मिनट। हो गई। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, यहाँ पे है, जॉइंट पेन होने के मेन रीजंस क्या हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं? मैंने बताया था वेयर एंड टियर, यानी बार बार किसी जोड़ का हिलना। हम्म और बहुत से कॉजेज हैं, अगर हम पैथोलॉजिकल जाते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, और पहला कॉज तो वही है, जितना कम चलाएंगे उतने जाम होते जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ओके ओके, आ रही है। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड जॉइंट पेन एंड बर्निंग पेन नी एंड फीट? नी एंड फिट, बर्निंग पेन, एक बड़ा अलग सा क्वेश्चन आ रहा है। बर्निंग पेन तभी होता है जब नर्व इन्वॉल्व होती है या फिर पेशेंट हाईली डायबिटिक होता है। दोनों कंडीशंस में हमें ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इज इट बाय द प्रेशर ऑफ अ नर्व, और डायबिटीज उसका फ्लैक्चुएट तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उसको बर्निंग, सोल में बर्निंग, नमनेस, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर उसको हम एक्सक्लूड करते हैं स्पाइन से, यानी नर्व से, तो बर्निंग पेन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर उसकी हम प्रॉपर एक एनालिसिस कर। ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं, साहब तलवे में बहुत जलन हो रही है, मन करता है कि पानी में पैर रखें, हमारे पास बहुत सी मेडिसिन है उनको दे सकते हैं, लेकिन वो फिर रिकर कर जाता है। लेकिन जब रिकर कर जाता है तो फिर हमें जाना पड़ता है उसके कॉज पे, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जो तरीका है वो डायग्नोस्टिक तरीके के साथ में चलता है। वेरी फर्स्ट टू मेक अ डायग्नोसिस, देन मेक अ प्रोग्नोसिस, फिर सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से मैं मेडिसिन को लेता हूँ। यस प्लीज। तो नेक्स्ट है, क्या गंभीर अर्थराइटिस के रोगियों में होम्योपैथी उपचार सर्जरी की आवश्यकता को कम करने करने या टालने में सहायक हो सकता है? तो हम उसकी कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आई एम श्योर इसका आंसर तो आपका मैं पूरी सब दे चुका हूँ प्रेजेंटेशन पूरा, में मैंने पता चल इसीलिए गया इस होगा। तरह से अपनी स्लाइड को बनाया कि क्वेश्चंस उठेंगे तो हाँ उनको मैं विद प्रूफ आपके सामने रखता जाऊं, तो हमारे जो भी ये डॉक्टर साहब हैं या जो भी हमारे डॉक्टर जो मुझे संदीप। सुन रहे हैं उनको आंसर इसका मिल चुका होगा। फिर भी मान लीजिए उनको राइट कोई क्वेरी होती है तो मेल पे हमें राइट। भेज सकते सो हैं, द मैं उसका नेक्स्ट आंसर। इज यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जॉइंट के दर्द के पीछे मुख्य कारण क्या है, और होम्योपैथी का उपचार के साथ कौन कौन से
जीवन मतलब क्या डाइट फॉलो की जाए, बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, प्रोटीन शरीर की बहुत नियामत जरूरी चीज है। बिना प्रोटीन के कुछ होना नहीं है। अगर हम टोटल प्रोटीन रोक देंगे तो भी गड़बड़ होगा। लेकिन यूरिक ज्यादा एसिड लेंगे तो बढ़ता क्यों है? समझना ये है, बढ़ता है रिच प्रोटीन डाइट। शब्द ही ऐसा आता है। तो रिच प्रोटीन डाइट हमारी जो है, बहुत ज्यादा नॉनवेज नहीं खाना है, बढ़ता मैक्सिमम उसी से है। या फिर हमारा लीवर डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकता है। अगर हमें पता चल गया है तो मैक्सिमम मूवमेंट्स हमें ज्वाइन के करने हैं, फिजिकल करनी है, जिससे कि एनर्जी कंज्यूम हो। और फिर जितना ज्यादा हम वर्कआउट करेंगे, हमारा ज्वाइंट पेन भी कम होगा और हमारा यूरिक एसिड भी कंट्रोल होगा। बाकी अपनी मेडिसिन हैं जो सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन है, अर्टिका यूरिन, फ्रीडम पाल, कॉल्चिकम, तो इनको भी हम दे सकते एंड आई हैं। एम यस, श्योर ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन है वो अगर डॉक्टर्स अपने सिम्टम्स बेसिस पर ही पेशेंट को दें तो ज्यादा यस, बेटर है, क्योंकि स्पेसिफिक मेडिसिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो देगी, और हर पेशेंट के बिल्कुल। लिए हम मेडिसिन ऑलमोस्ट अलग ही देते हैं। नहीं, लेकिन किसी भी चीज के लिए मैं इसीलिए मेडिसिन के नाम यस। स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेशेंट पे ये था, हाँ, आपके पेशेंट में कुछ और हो सकता है। कुछ तो और। एज एन होम्योपैथिक फिजिशियन सिम्टोमेटोलॉजी पे हम लेंगे, लेकिन हाँ कुछ मेडिसिन जो कि हमें फर्स्ट उसमें नजर आती हैं, उनको हम देंगे, फिर फॉलोअप में हम राइट, चेंज कर सकते राइट, राइट। हैं। यस, Can homeopathy modify the course of autoimmune joint diseases such as a rheumatoid arthritis, or does it mainly provide symptomatic relief? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, कि मॉडिफाइड कर देना या सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देना। हम्म। अभी तक मेरे पास मात्र 3 केस आए हैं जिसमें की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बट इन अर्ली एज। उसके बाद मेंटेनेंस पार्टी चल रहा है। जो मकसद क्या है? मकसद है कि रोमेटॉइड में पेशेंट आया, उसका हाथ जाम है। अभी जब बहुत से केसेस थे, आपने 10 मिनट बताया तो मैंने शॉर्ट कर दिया। मुट्ठी उसकी बंद नहीं हो रही है, एक एक पोर उसके पेन है, इन्फ्लेमेम। तो वहां पे हमें मेंटेनेंस कॉज सिर्फ रोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फिंगर्स में नहीं हुआ है, पूरे शरीर में हुआ है। तो वहां पे हमें उसके पोस्चर को, उसके सिटिंग के, उसके मूवमेंट को भी ऑब्जर्व करना है, जिससे हाथ में आने वाला प्रेशर हम सॉल्व कर सकें। अगर हम मुट्ठी ऐसे करके मुट्ठी बंद करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा, नहीं बंद होगी। अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो मुट्ठी बंद हो जाएगी। बहुत बड़ी टेक्निक। तो पेशेंट ऐसे करके मुट्ठी बंद कर रहा है, साहब बहुत पेन हो रहा है, तो ज्वाइंट का मूवमेंट हम नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे करके उसके करेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो एक कंफर्टेबल जोन में पैदा होता है, और ये जो नेचुरल प्रोसेस है, सबसे पहले हमें बॉडी के नेचुरल जो उसकी बेस है, कैसा हमारा शरीर नॉर्मल होता है, अगर हम उस नॉर्मल शरीर में उस पार्ट को रखते हैं तो इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस को हम कर सकते हैं। ये हमारी होम्यो ऑर्थो हीलिंग की एक रिसर्च है। और उसके साथ जब होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, हमारे पेशेंट्स को फायदा होता है और वो खुश होते हैं। Yes. राइट। सो डॉक्टर पंकज, आई थिंक हमारा टाइम भी कम है हमारे पास, और क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। सो बेसिकली वी विल ट्राई टू रिवर्ट बैक ऑन योर ईमेल आईडीज जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हैं, आई थिंक आपने सबके आंसर्स लोगों को मिल जाएंगे, मतलब जो भी डॉक्टर्स या फिर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Yeah. सो हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे 3 नाम हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो प्लीज अपना नाम ध्यान से सुनिएगा, और अपने जो कांटेक्ट नंबर है, हमारे जो क्वेश्चन एंड आंसर वाला चैट बॉक्स है उसमें अपना नंबर लिख देना। फर्स्ट इज डॉक्टर संदीप यादव, सेकंड डॉक्टर अनिल शर्मा, एंड थर्ड इज डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। प्लीज अगेन आई एम सेइंग कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना, ताकि हम लोग आपसे इजीली कनेक्ट कर सकें। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज, आपने हमारे एसबीएल के प्लेटफॉर्म पर आके इतना अच्छा स्पीच दिया। एंड जैसा कि आपने बताया कि जो वेबिनार है वो आपके लिए एक थोड़ा सा नया इस तरीके से है कि यू आर लेस इंटरेस्टेड इन कि आप हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पे आने के लिए, क्योंकि जब हम आमने सामने होते हैं तो वो चीजें अलग तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। बट यस, जैसा आपने अपनी वेबिनार के टाइम पे कहा था कि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, वैसे ही आप प्रेजेंटेशन जो होती हैं इन पर्सन नहीं जा सकते, तो मुझे लगता है कि ये वाला सिस्टम जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा डॉक्टर्स के लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। सो थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you everyone for watching me. थैंक यू।